नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान सरकार के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव किस तरह का होगा, यही आज आपको इस इनसाइड स्टोरी में बताऊंगा। सबसे पहले यह कि आखिर यह बदलाव कौन सा है और क्यों होगा। दरअसल लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से राजस्थान की सियासत भी बहुत तेजी के साथ बदली है। विधानसभा चुनावों के नतीजों ने बीजेपी के लिए जो ट्रेंड सेट किया था, उस ट्रेंड से बीजेपी लोकसभा चुनावों में राजस्थान में बहुत ज्यादा उत्साहित थी। लेकिन जैसे ही नतीजे राजस्थान के आए, राजस्थान में जिस तरह से 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो एक बहुत बड़ा झटका लगा और 2023 के विधानसभा चुनावों का ट्रेंड जो बना था वो एकदम से अचानक से ध्वस्त हो गया। बीजेपी को लग रहा था कि इस ट्रेंड पर अभी बहुत लंबी एक चुनावी राजनीति राजस्थान में चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब बदलाव किस तरह का होगा यह आपको बता दूं। दरअसल खबर तो इस तरह की आ रही है सूत्रों के हवाले से कि एक बहुत बड़ा कैबिनेट में फेरबदल होने जा रहा है, यानी कई मंत्री ऐसे होंगे जिनको टाटा बाय बाय बीजेपी सरकार यानी भजनलाल सरकार करने वाली है। आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से मंत्री होंगे और कौन कौन क्या क्राइटेरिया होगा बीजेपी का मंत्रियों को टाटा बाय बाय बोलने का। किन मंत्रियों को जगह मिलेगी, कैबिनेट एक्सपेंशन, क्योंकि फेरबदल होगा तो कुछ मंत्रियों को जगह भी दी जाएगी। अभी मुख्यमंत्री को मिलाकर 24 मंत्री हैं और विधानसभा सदस्यों के हिसाब से कुल विधानसभा सदस्यों के 30% मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर 30 जो हैं मंत्री बन सकते हैं। अभी देखा जाए तो 6 पद तो वैसे ही खाली हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा साहब इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा अभी उनका स्वीकार नहीं हुआ, तो 6 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 4 से 5 मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। तो ऐसे में 8 से 10 विधायक हैं जिनको मंत्री पद पर आने का मौका मिल सकता है। इसका क्राइटेरिया भी आपको समझाऊंगा, लेकिन बदलती राजनीति में यह भी समझना जरूरी है कि किस तरीके से बीजेपी यह पूरा खेल तैयार कर रही है और किस वजह से उपचुनाव सर पर है। 5 सीटों पर उपचुनाव होने, लेकिन लोकसभा नतीजों में कुछ ट्रेंड दिखा। कई ऐसी सीटें रही विधानसभा में जहां पर विधानसभा सीटों पर तो जीत मिली, लेकिन उन विधायकों ने लोकसभा में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कुछ ऐसे विधायक मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं और मंत्री हैं। तो ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा लिया जा सकता है जिन जिन की विधानसभाओं में लोकसभा नतीजे अच्छे नहीं रहे, लोकसभा चुनावों के नतीजे अच्छे नहीं रहे। साथ ही साथ 6 महीने का जो कार्यकाल इन मंत्रियों का है, 6 महीने की सरकार में क्या रिपोर्ट कार्ड है, किस तरह की परफॉर्मेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए भी इस्तीफा लिया जा सकता है। खास तौर पर मैं अगर बात करूं, कुछ नाम चर्चाओं में हैं, हम इस पर आखिरी मोहर नहीं लगा रहे हैं। सियासी गलियारों में नामों की चर्चा हो रही है। लूण करनसर से विधायक हैं सुमित गोदारा साहब, बीकानेर में आती है ये विधानसभा क्षेत्र, और मंत्री हैं भजनलाल सरकार में। लूण करनसर सीट पर भी अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की नहीं रही। विधायक साहब बतौर विधायक वोट जनरेट लोकसभा में नहीं करवा पाए, तो कहीं ना कहीं ये एक नाम हो सकता है। इसके अलावा दौसा से खुद पहले ही किरोड़ी लाल मीणा साहब जो हैं वो अपना इस्तीफा देकर बैठे हैं, इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि दिल्ली में मुलाकात की, दिल्ली में भी 10 दिन और बाद बुलाया है किरोड़ी लाल मीणा साहब को। आखिर शीर्ष नेतृत्व के साथ कोई बातचीत में समझौता होता है, कोई हल निकलता है तो अलग बात है, लेकिन यह भी आप मानकर चलिए। लोहावट से गजेंद्र सिंह खींवसर साहब, लोहावट में जो परफॉर्मेंस रही उसके साथ साथ नागौर सीट को लेकर गजेंद्र सिंह खींवसर साहब ने चुनावी नतीजे आने से पहले ही हार मान ली थी और यह कह बैठे थे कि नागौर सीट तो हाथ से चली गई है। खींवसर साहब का वो बयान सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। तो एक नाम गजेंद्र सिंह खींवसर साहब का भी चल रहा है। इसके अलावा भरतपुर की नगर विधानसभा सीट से जवाहर सिंह बेडम साहब,
बाड़मेर की गुड़ामलानी सीट से के बिश्नोई साहब, हालांकि के बिश्नोई साहब को तो अभी जब किरोड़ी लाल मीणा साहब ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया तो उनके विभागों के फौरी कामकाज के लिए के बिश्नोई साहब को अधिकृत किया गया, लेकिन नाम इनका भी उन्हीं मंत्रियों में है एक तरीके से देखा जाए तो जिन पर घास गिर सकती है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि जिन नामों का जिक्र हम कर रहे हैं उस पर कोई आखिरी मुहर नहीं लगा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इन नामों की चर्चाएं हैं और सूत्र इन्हीं के नाम को आगे कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर 4 से 5 मंत्रियों पर गाज गिरेगी तो फिर कैबिनेट एक्सपेंशन, विस्तार जो होगा उसमें किसको मौका मिलेगा? फेरबदल जो हो रहा है उसमें किसको मौका मिलेगा? हम कह तो रहे हैं कि 8 से 10 नए विधायकों को मौका दिया जा सकता है, तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए यह भी समझ लीजिए क्राइटेरिया कौन सा रहने वाला है। बीजेपी देखिए एक तरीके से तो 13 जुलाई को कार्य समिति की बैठक भी करने जा रही है, जिसमें लोकसभा में हार की समीक्षा के साथ साथ उन उपायों पर बात होगी कि कैसे बेहतर परफॉर्म किया जाए। दूसरा, कहां किस तरह का रीशफल होना है, इस पर भी इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा होनी है। यानी कि 13 जुलाई की बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़े फैसले इस बैठक से लिए जा सकते हैं, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं क्राइटेरिया का जिक्र कर रहा हूं कि किस क्राइटेरिया पर यह रिशफल या फेरबदल हो सकता है। देखिए कई ऐसे नाम हैं विधानसभा नतीजों के बाद, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिनका नाम चल रहा था, लेकिन उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली। सबसे बड़ा नाम था बाबा बालकनाथ का। चुनावों से पहले उनके लिए बैटिंग की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश की तरह ही एक हिंदुत्ववादी चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर अगर बिठाया जाए, और यहीं से फिर उनके नाम की जो है जुगत और कवायद तेज हो गई थी उनके समर्थकों के द्वारा। लेकिन उनको सीएम पद तो छोड़िए, कैबिनेट में भी जगह नहीं मिलेगी, तो वो एक नाराजगी थी। और इनका नाम चल रहा है कि शायद इनको इस बार इस रीशफल में मौका दिया जा सकता है। हालांकि अलवर में जीत भी पार्टी की हुई है, तो वो एक तोहफे के तौर पर भी बाबा बालकनाथ को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। भूपेंद्र यादव जो दोबारा से अलवर सीट से खड़े थे, उनको जिताकर लेकर आए हैं। हरलाल साहरण का नाम भी है, चुरू से विधायक हैं। चुरू से राजेंद्र राठौर हटे, साहरण साहब ने वहां से चुनाव लड़ा, अच्छी जीत हुई। हालांकि तारानगर से राजेंद्र राठौर भले जीत ना पाए हो, लेकिन चुरू से हरलाल साहरण के सर जीत का सेहरा जरूर सजा दिया। अभी हाल ही में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, किस तरीके से ट्रक, जो ओवरलोडेड ट्रक थे, बिना नंबरों के ट्रक थे, उनके चालान आरटीओ की टीम काट रही थी। वहां अधिकारियों से हरलाल साहरण भिड़ गए थे, उस तरह की तस्वीर आई थी। तो माना जा रहा है कि शेखावटी इलाके से भी कोई चेहरा हो सकता है। अब देखिए हार हुई है वहां पर, फिर से बीजेपी को स्ट्रांग करने की जरूरत है। और स्ट्रांग किस तरीके से किया जाए, क्या संदेश दिया जाए, इस इलाके के प्रतिनिधि को कैबिनेट में जगह दी जाए तो कहीं ना कहीं वो संदेश जा सकता है। इसलिए ये नाम हमने अपनी इस लिस्ट में शामिल किया गया। बांसवाड़ा की गढ़ी विधानसभा सीट से कैलाश चंद मीणा का नाम है। डूंगरपुर की सागवाड़ा सीट से शंकरलाल डेचा का नाम भी चल रहा है। तमाम नाम है और भी नाम अभी आने वाले दिनों में सामने आएंगे। मंथन होगा, कुछ खबरें सूत्र भी बताएंगे, कुछ अंदर खाने की खबरें भी आएंगी। उसके बाद ये जो पूरी लिस्ट है और जो पूरी तस्वीर है धीरे धीरे साफ होती चली जाएगी। अब देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है कैबिनेट का एक्सपेंशन किया गया। एक विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, रामनिवास रावत साहब। तो अब मानकर चला जा रहा है, क्योंकि देखिए अब विधानसभा, कल बजट पेश किया जाना है, तो ये तो एक परंपरा सी लगभग रही है राजनीति में कि चलते बजट, चालू सत्र के दौरान, विधानसभा सत्र के दौरान इस तरह का बदलाव या फेरबदल नहीं किया जाता सरकार में। तो मानकर ये चला जा रहा है कि बजट सत्र के बाद, विधानसभा के इस बजट सत्र के बाद मानकर चलिए कि अगस्त महीने में भजनलाल सरकार में आप एक बड़ा फेरबदल देख सकते हैं। हालांकि एक बात कही जाती है कि परफॉर्मेंस
खराब या अच्छी हो, ठीकरा कप्तान पर फूटता है। राजनीति में भी कुछ इसी तरह की स्थिति होती है। अब अगर परफॉर्मेंस के आधार पर ही, चाहे संगठन में हो या फिर सत्ता में, परफॉर्मेंस के आधार पर ही कुछ मंत्रियों पर गाज गिरेगी, तो सवाल यह है कि ऐसी लिस्ट में क्या खुद मुख्यमंत्री का नाम भी, मुख्यमंत्री भजनलाल का नाम भी शामिल हो सकता है क्या उनसे भी इस्तीफे की मांग की जा सकती है क्या? और राजस्थान में क्या नेतृत्व परिवर्तन का भी कोई अंदेशा मिल सकता है क्या? यह सवाल है, क्योंकि कप्तान तो भजनलाल शर्मा ही हैं। और अब देखिए किस तरीके से वसुंधरा राजे से भी मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली के दौरे भी कर रहे हैं, तमाम चीजों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरी तस्वीर इस कार्य समिति की बैठक जो 13 जुलाई को होनी है, इस कार्य समिति की बैठक के बाद भी बहुत कुछ स्थिति साफ होगी। कांग्रेस ने तो देखिए पूरी तरीके से घेरने का मन बना लिया है। अभी कैबिनेट रिशफल की तैयारी हो रही है, इस पर मंथन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि एक शैडो कैबिनेट जो है वो कांग्रेस पार्टी बनाएगी। अब आप कहेंगे कि भाई सत्ता में तो नहीं, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, तो कैबिनेट बनाने का जिक्र कहां से आया? दरअसल कैबिनेट नहीं, शैडो कैबिनेट का मैंने जिक्र किया। शैडो कैबिनेट एक तरीके से होती है कि जिस तरीके से मंत्रालय सरकार में बांटे गए हैं, जिन जिन मंत्रियों को तैनात किया गया है मंत्रालयों विभागों पर, उसी तरीके से एक शैडो कैबिनेट, यानी कांग्रेस में हर मंत्री पर नजर रखने के लिए उसी राजनीतिक कद और समझ वाले व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा। उस विभाग के कामकाज पर नजर रखने के लिए कोई खामी लापरवाही है तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए, तो एक शैडो कैबिनेट भी कांग्रेस पार्टी बनाएगी, यानी कि हर एक सरकार के हर एक कामकाज का बारीक आकलन कांग्रेस पार्टी करेगी और उसी के आधार पर सरकार को घेरती आने वाले समय में नजर आएगी। देखिए अब उपचुनाव भी आने वाले समय में हैं, तो कुछ मुद्दे, जनहित के मुद्दे लेकर जाने जरूरी भी हैं, क्योंकि बजट को लेकर तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया। आज कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ कह दिया कि हमें उस तरह का बजट नहीं देना जिससे सुर्खियों में बना रहा जा सके। मतलब ऐसा नहीं कि ये फ्री कर दो, वो फ्री कर दो, ये मुफ्त में दे दिया जाए, इस बड़ी योजना का ऐलान कर दिया जाए, इस तरह का बजट नहीं होगा। कल सर्वस्पर्शीय समावेशी एक बजट होगा। पहले बाइट सुन लीजिए जोगाराम पटेल की, उसके बाद मैं बताता हूं। हमारा ध्येय यह है कि हम कोई ऐसी योजनाएं नहीं बनावें, सुर्खियों में नहीं बने। राजस्थान का समृद्ध विकास कैसे हो, स्थायी विकास कैसे हो, राजस्थान समृद्ध और विकसित कैसे बने, इसकी लंबी प्लानिंग से साथ लाने वाले। हम कोई मात्र घोषणा करने में विश्वास नहीं करते हैं। घोषणा करें, उस पर क्रियान्वित करें और लॉन्ग टर्म की योजनाएं हो जिससे राजस्थान विकसित राजस्थान बने। इस ध्येय को ला करके सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को सर्वस्वी करते हुए बजट लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सुना आपने, जोगाराम पटेल ने साफ कहा सरकार की तरफ से, आप इसको एक आधिकारिक बयान मान सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि देखिए बजट बिल्कुल समावेशी होगा, सबको फायदा पहुंचाने वाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जिसकी न्यूज हेडलाइन बन सके। खैर, यानी अगर बजट बिल्कुल समावेशी होगा तो उपचुनाव में जमीनी स्तर पर बीजेपी को काम करना पड़ेगा, बूथ स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि बूथ स्तर पर तैयारी पन्ना प्रमुख बनाकर जिस तरीके से बीजेपी करती आई है, कुछ उसी तरीके की एक स्ट्रांग तैयारी बीजेपी को इन 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी करनी पड़ेगी। लेकिन शैडो कैबिनेट की बात जहां आ रही है, कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल तैयार है उन जमीनी मुद्दों को खोदकर, डिग आउट करके लेकर आने के लिए जिस पर सरकार की लापरवाही हुई होंगी। तो जाहिर है इस बार उपचुनाव में कुछ जमीनी मुद्दे जो हैं आपको देखने और सुनने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं उपचुनाव में फोकस उन्हीं मुद्दों की तरफ रहेगा। लेकिन अब जब मंत्रियों को बदलने की बात है तो उसका भी असर पड़ेगा। देखिए शेखावटी, पूर्वी राजस्थान और बागड़ क्षेत्र से कुछ नए विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। जहां जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई वहां पर भी संदेश देने की इस कैबिनेट रिशफल के जरिए कोशिश हो सकती है। लेकिन एक और मुद्दा मैं आपको बता दूं, नए जिलों का मुद्दा।
राम लुभाया कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर 19 जिलों का गठन पूर्व की गहलोत सरकार ने किया था, लेकिन ये सरकार कह रही है कि भाई अभी जो नई कमेटी बनी है उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि किस जिले को बनाए रखना है या फिर किसको खत्म कर देना है। अगर किसी तरह की राजनीतिक दबाव की राजनीति किसी जिले को बनाने में होगी तो उस पर हर एंगल से सरकार देखेगी और उसके मुताबिक निर्णय लेगी। यानी कि अभी 19 जिलों का भविष्य भी, उसका अस्तित्व भी खतरे में है। अब उपचुनाव में चाहे देवली उनियारा हो या इन 5 सीटों में जो नए जिले बनाए गए हैं, वहां के वोटर्स में यह बड़ा संदेश जाएगा कि अगर इस बार सरकार के साथ नहीं जुड़े तो शायद इसका नुकसान उठाना पड़ सके। और नुकसान कैसे? क्योंकि एक मंत्री साहब कन्हैयालाल चौधरी साहब तो एक अपनी सभा में कह भी चुके हैं कि देखिए, विधानसभा के बाद लोकसभा में आपने सजा दे दी, लेकिन अब ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ा बहुत पाप करना हमें भी आता है। सुनिए बाइट, फिर आगे बात करता हूं। बाकी आप लोगों ने सजा दे दी हमें, हमारा थोड़ा कॉलर ऊंची करते और आज हमारा सांसद यहां जीत के जाता है तो और ज्यादा मजा आता। चलो अब आगे दूसरा चुनाव में देवली उनियारा वालों से कहना चाहता हूं, भाई गलती करेंगे तो यार कहीं ना कहीं फिर यार थोड़ा तो पाप हमें भी करना आता है यार, इतना मत करना दादा। जाहिर तौर पर मंत्री जी ने खुलेआम धमकी दी है कि इस बार उपचुनाव में अगर वोट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं नुकसान आप लोगों को भी उठाना पड़ेगा। और ये देखिए, एक असंवैधानिक वक्तव्य, माफ कीजिएगा, संवैधानिक वक्तव्य नहीं था। इस तरह के बयानों की आलोचना होनी चाहिए कि आप क्या किसी एक मुद्दे, किसी तरह के फायदे के आधार पर वोट जनता का बटोरना चाहते हैं, कैसे, क्या संदेश आप इस लोकतंत्र में देना चाहते हैं, कई सवाल है। लेकिन यह एक मुद्दा बड़ा हो सकता है आने वाले उपचुनावों के लिए। 19 जिलों का भविष्य आखिर क्या होगा, यह सवाल। लेकिन उससे पहले सवाल वही, जैसा मैंने बताया, कई नाम आपको बताए, कैबिनेट रिशफल होना है। रिशफल के लिए किस तरह की तैयारियां हैं, 13 जुलाई को क्या यह तस्वीर और साफ होगी, हर अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन आज जो इनसाइड स्टोरी में आपको जानकारी दी है, वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ TV9 राजस्थान पर राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।